हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है टारगेट 91 यूट्यूब चैनल पर। अगर आप ITI TO में सिलेक्शन का टारगेट लेकर आए हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। यहाँ आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लियर प्रिपरेशन बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्रीवियस वीडियो सारे देख लीजिए, जिसमें हमने 16 से 17 वीडियो कंप्लीट किए हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज़ अलग है और हम पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर इंटरनेट के चैप्टर को कंप्लीट किया, अब हम नेटवर्क के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, TCP IP मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है? TCP IP मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है? देखिए, सबसे पहले हमको इस यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म को समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन 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 कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर पूछा है कि TCP IP मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है। देखिए, TCP IP मॉडल में मुख्य रूप से 4 लेयर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। जैसे पहली होगी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तीसरी कौन सी होगी? इंटरनेट लेयर। और चौथी कौन सी होगी? नेटवर्क एक्सिस लेयर, ठीक है। ये आपको 4 लेयर ध्यान रखना है। आप यहाँ पे 7 लेयर मत करना, वो ASI मॉडल के लिए है, ठीक है। यहाँ पर TCP IP मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है? तो 4 लेयर होती है। हालांकि यहाँ पर कुछ आधुनिक संदर्भों में 5 लेयर में भी विभाजित किया गया है, लेकिन पारंपरिक और सबसे आम उत्तर हमारा 4 ही होगा, ठीक है। TCP IP मॉडल में 4 लेयर होती है। आप फिर से ध्यान रखना, एक होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, और उपयोगकर्ता के साथ ये सीधे संवाद करने का काम करती है। फिर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये एंड टू एंड संचार को संभालने का काम करती है। उसके बाद होती है इंटरनेट लेयर, ये डेटा पैकेट की रूटिंग के लिए जिम्मेदार होती है, जो कि IP एड्रेस के तहत इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर होती है नेटवर्क एक्सिस लेयर, ठीक है, ये डेटा को फिजिकल माध्यम पर ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हम TCP IP मॉडल की बात कर रहे हैं। OSI मॉडल की फिजिकल लेयर का मुख्य कार्य क्या है? OSI मॉडल की फिजिकल लेयर जो है उसका सबसे मेन काम क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, OSI मॉडल में जो लेयर होती है टोटल 7 लेयर होती है, और ये फिजिकल लेयर है। नीचे से अगर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहली फर्स्ट लेयर होती है ये फिजिकल लेयर, ठीक है। इसका मेन काम क्या होगा? याद रखना, इसका मेन काम है बीट को ट्रांसमिट करना, मतलब कि बीट ट्रांसमिशन इसका मेन काम है, ठीक है। देखो, OSI मॉडल की फिजिकल लेयर का मुख्य कार्य है बीट ट्रांसमिशन, है ना। ये रो डाटा, ये जो भी रो डाटा होते हैं, रो मटेरियल्स होते हैं, उनको ये यहाँ पर बीट्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। मतलब बीट मतलब कि 0 और 1 को फिजिकल मीडियम, जैसे कि आप बोल सकते हैं कोई केबल के माध्यम से ट्रांसमिट करेगा। ये रेडियो तरंगों के माध्यम से ट्रांसमिट करने का काम करेगा। इसके माध्यम से एक नोड से दूसरे नोड तक, मतलब कि एक नोड से दूसरे नोड तक भेजने का काम किया जाता है। फिजिकल लेयर के मुख्य कार्य क्या क्या है? देखो, एक तो होता है बीट ट्रांसमिशन, जो हमने देखा। उसके बाद इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो डेटा होता है, मतलब उसको बीट्स के माध्यम से ये डिजिटल सिग्नल, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या रेडियो में बदलने का काम होता है। फिजिकल टोपोलॉजी किस प्रकार होती है? देखो, इसमें डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने का तरीका, जैसे कि आप बोल सकते हैं मेश टोपोलॉजी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है और बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ट्रांसमिशन मोड कैसा होता है? जो भी ट्रांसमिशन मोड होगा, ये ट्रांसमिशन मोड का एक तरीका है सिंप्लेक्स। ये सिंप्लेक्स मोड में ट्रांसमिट करती है डेटा को, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो हाफ डुप्लेक्स के माध्यम से, या फिर फुल डुप्लेक्स के माध्यम से ये डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करती है। यहाँ पर लिखा है राउटिंग, ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि लेयर 3 का कार्य करता है, जैसे कि नेटवर्क लेयर होता है उसमें राउटिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है एरर कंट्रोल, यहाँ पर लिंक लेयर, मतलब कि लेयर 2 में, लिंक लेयर में इसमें काम होता है, यहाँ नहीं होता फिजिकल लेयर में। और यहाँ लिखा है इंक्रिप्शन, ये प्रेजेंटेशन लेयर में होता है, मतलब कि लेयर नंबर 6 में ये काम होता है इंक्रिप्शन का, यहाँ नहीं होता। याद रखिएगा, फिजिकल लेयर में यहाँ पर बीट ट्रांसमिशन होता है, जो इस प्रकार की विभिन्न टोपोलॉजी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को पैकेट के माध्यम से पहुंचाया जाता है।
आईपी एड्रेस किस लेयर पर कार्य करता है? आईपी एड्रेस किस लेयर पर कार्य करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल किस लेयर पर कार्य करेगा? देखिए, ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा, ये नेटवर्क लेयर पर काम करेगा। और ये नेटवर्क लेयर कौन सी लेयर है? ये थर्ड लेयर है। ठीक है, आपको ओएसआई मॉडल की लेयर का क्रम आपको याद होना चाहिए। आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पर लेयर नंबर 3 पर कार्य करता है। और ये परत, ये जो लेयर है, लॉजिकल एड्रेसिंग और नेटवर्क के माध्यम से डेटा पैकेट को राउटिंग करने के लिए जिम्मेदार होती है, जिससे डिवाइस को एक विशिष्ट नेटवर्क की पहचान मिलती है। ठीक है, ये जो नेटवर्क लेयर है, यह आईपी एड्रेस में आप बता सकते हैं ये IPv4 या फिर IPv6 जैसे एक्सिस का एड्रेस का इस्तेमाल करती है। और डेटा लिंक लेयर यहाँ पर मैक एड्रेस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें मैक एड्रेस का इस्तेमाल होगा, मैक एड्रेस का इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है डेटा लिंक लेयर में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लेयर के क्रम तो याद होना चाहिए। चलो मैं आपको फिर से बता दूँ, जैसे कि एक लेयर का क्रम है। यहाँ पर अगर हम नीचे से चलते हैं तो यहाँ पर कौन सी लेयर आती है? यहाँ पर फिजिकल लेयर आती है। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो डेटा लिंक लेयर आएगी, डेटा लिंक लेयर आएगी। उसके बाद तीसरी लेयर नीचे से ऊपर की ओर होगी, वो होगी नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। उसके बाद आप देखोगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट, ये आपको ध्यान होना, ट्रांसपोर्ट लेयर होगी। उसके बाद पांचवी लेयर होगी, वो होगी यहाँ पर सेशन लेयर, सेशन, SION, सेशन लेयर। उसके बाद हमारे यहाँ पर होगी प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर होती है। उसके बाद सबसे आखिरी लेयर होती है, वो होती है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, नीचे से ऊपर का क्रम आपको ध्यान रखना है और ऊपर से नीचे का क्रम भी आपको ध्यान रखना है। कोई सा भी क्रम आप ध्यान रखोगे आपको ये पूरी तरह से ध्यान हो जाएगा। पहली यहाँ पर होगी फिजिकल लेयर, ठीक है, फिर होगी डेटा लिंक लेयर, फिर होगी नेटवर्क लेयर, फिर चौथी लेयर है हमारी ट्रांसमिशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होगी सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 8-10 क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं। बताइए मैक एड्रेस किस लेयर से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया मैक एड्रेस किस लेयर से संबंधित है। सबसे पहले आप ये बताइए कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है क्या। देखिए, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है, M से बनेगा मीडिया, A से बनेगा एक्सिस और यहाँ पर C से क्या बनेगा? कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, मीडिया, एक्सिस, कंट्रोल एड्रेस, ये मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है। मैंने आपको इस सीरीज़ में कई सारे फुल फॉर्म्स दे दिए हैं। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल सीरीज़ है। आप कहीं से भी तैयारी करो, सिर्फ एक बार आप इस सीरीज़ से जुड़ जाओ, आपको कई ज़्यादा मतलब अपने सब्जेक्ट में हल्का महसूस होगा। हम बात कर रहे हैं हमारा जो भी OSI मॉडल है, ठीक है, OSI मॉडल है, इस मॉडल में लेयर 2 से संबंधित है यहाँ पर डेटा लिंक लेयर, मैक एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी, मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर लेयर 2 से संबंधित है। और ये 48 बिट और ये 48 बिट का एक अद्वितीय हार्डवेयर पता होता है जो नेटवर्क एडाप्टर, मतलब कि नेटवर्क NIC बोल सकते हैं आप, एडाप्टर को सौंपा जाता है। और एक स्थानीय नेटवर्क, जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। देखो, ये जो मैक एड्रेस होता है, ये जो मैक एड्रेस होता है, इसकी लिंक लेयर के अंतर्गत इसे रखा गया है, जो कि डिवाइसों को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, और ये जो अन्य लेयर है जैसे कि नेटवर्क लेयर, ये IP एड्रेस और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सब पोर्ट नंबर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। IPv4 का साइज़ कितना होता है? IPv4 का साइज़ कितना होता है? ये सब क्वेश्चंस मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। ये एक पर्टिकुलर वीडियो है जो हम यहाँ पर नेटवर्क से संबंधित देख रहे हैं, तो आपको ये वाले क्वेश्चन तो आना ही आना चाहिए। IPv4 एड्रेस का साइज़ यहाँ पर 32 बिट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। देखो, ये है ना एड्रेस क्लास, मतलब कि ABCD के तहत होता है, कनेक्शन प्लेस प्रोटोकॉल होता है IPv4, ठीक है, जो कि 32 बिट एड्रेसिंग डॉट डेसिमल नोटेशन में होते हैं। देखिए, ये जो IPv4 एड्रेस है, इसका साइज़ हमने यहाँ पर देखा जो कि 32 बिट है, अर्थात विकल्प भी हमारा सही है। और ये 4 बाइट्स, ये यहाँ पर कितने बाइट्स आप बता सकते हैं? यहाँ पर ये 4 बाइट्स, मतलब कि ऑक्टेट से मिलकर बना होता है, जहाँ प्रत्येक बाइट 8 बिट से मिलकर बना होता है। ये आपको पता होना चाहिए, 8 बिट से मिलकर बना होता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 8 गुणित 4, मतलब आप बोल सकते हैं 32 बिट्स। ठीक है, आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
और इसे आमतौर पर डॉटेड डेसिमल नोटेशन के नाम से लिखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। अब मेरा एक प्रश्न है, आप बताइए IPv6 एड्रेस में यहाँ पर कितना साइज़ रखा गया है। ये आपके लिए प्रश्न है। आप बताओ, भले ही गलत बताओ, आप कमेंट करना तो मैं आपका रिप्लाई दूंगा और आपको इसका आंसर दूंगा। और एक बात और बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है। यदि मुझे इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे तो मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूंगा और मैं अपनी पेड क्लास में ही ध्यान दूंगा। आप ज़रूर बताइए कि यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन जो आपको बताया जा रहा है ये आपको अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, या आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर के तहत ही समझना है तो मैं आपको सिर्फ उत्तर ही बताऊँगा, या फिर ये प्रश्न आपके लिए काम के नहीं है, या फिर ये वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, या इसके कंटेंट सही नहीं है, मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर गलत पढ़ा रहा हूँ, गंदा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका सजेशन ही मेरे को मोटिवेट करेगा और डीमोटिवेट करेगा। अगर अच्छे नहीं रिस्पॉन्स है तो मैं सीरीज़ को बंद कर दूँ, जिससे हमारा समय भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा। IPv6 एड्रेस का साइज़ कितना है? अब ये प्रश्न तो मैंने आपको पूछ लिया, तो आपका काम है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है? निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग होगा? सही उत्तर है SMTP, ऑप्शन नंबर बी। ये ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है। अब SMTP का फुल फॉर्म हमें आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अर्थात SMTP इंटरनेट पर ईमेल भेजने या फिर आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाला मुख्य और मानक प्रोटोकॉल है, जो प्रेषक से प्राप्तकर्ता के मेल सर्वर तक संदेश पहुंचाता है। अब यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है जो लिखा है FTP, इसका पहले फुल फॉर्म बताइए आप। उसके बाद ये जो लिखा है SNMP, इसका भी फुल फॉर्म बताइए। ये POP3 लिखा है, इसका भी फुल फॉर्म बताइए। देखिए FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और SNMP का यहाँ फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है। और POP3 का फुल फॉर्म क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो आपको ये सारे फुल फॉर्म ध्यान होना चाहिए। ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेल डाउनलोड या प्राप्त करने के लिए होता है। SNMP ये नेटवर्क उपकरणों को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। और FTP फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का इस्तेमाल किया जाता है। POP3 का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो अभी हमने बता दिया। POP3 का उपयोग मेल डाउनलोड या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पर POP3 का क्या बताओगे? देखो POP3 का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यहाँ पर वर्जन 3 है। ठीक है। मुख्य रूप से ये मेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। और ये एक ईमेल प्रोटोकॉल है जो मेल सर्वर से ईमेल को उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर या डिवाइस पर डाउनलोड करता है, जिससे उन्हें बिना इंटरनेट के भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, एक्सेस मिल जाता है। अब ये POP3 का कार्य क्या है? ये क्या करता है? यह सर्वर से संदेश प्राप्त करता है और उन्हें स्थानीय डिवाइस पर स्टोर करने का काम करता है। इसकी क्या क्या क्वालिटी होगी? देखो ये आमतौर पर सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए बाद, देखो इसकी और क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। देखिए इसकी और क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। ये आमतौर पर सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के बाद उसे डिलीट कर देता है, लेकिन विकल्प के तौर पर यह कॉपी भी रख सकता है। अब यहाँ पर हम एक और तथ्य समझेंगे, ये है SMTP। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर POP3। इनमें क्या अंतर ये समझना है। देखो ये क्या होता है? मेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ पर मेल प्राप्त करने के लिए POP3 का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपको 2 पॉइंट बताए ये मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखना। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है मेल में। मैं मेल से संबंधित एक पर्टिकुलर छोटा सा वीडियो बताऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ों को समाहित करके अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। FTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? FTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होगा?
सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एफटीपी का फुल फॉर्म हमने अभी देखा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होगा तो वो नंबर है 21। आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अब ज़्यादा फ्रेम हो रहे हैं। अभी ग्रुप 2 की एग्ज़ाम हुई है, उसमें ये क्वेश्चन ऐसे आए थे। ये मुख्य रूप से सर्वर के साथ कनेक्शन स्थापित करने मतलब कि कंट्रोल चैनल के लिए उपयोग किया जाता है और ये पोर्ट नंबर 21 है, इस पर काम करता है, जिसे अक्सर एफटीपी के लिए सबसे सामान्य और डिफ़ॉल्ट पोर्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। 21 सही उत्तर है हमारा। ये 21 के बाद आप 23 देख रहे हैं, ये टेलनेट के लिए उपयोग होता है। 25 ये मेल के लिए उपयोग होता है जिसमें एसएमटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये 80 ये एचटीटीपी के लिए होता है, जो कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेब ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एचटीटीपी का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? देखिए, एचटीटीपी का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है 80। आपको ये सारे पोर्ट नंबर याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। देखिए, एचटीटीपी का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 है और यह वेब सर्वर और क्लाइंट मतलब कि ब्राउज़र के बीच में असुरक्षित संचार के लिए सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्ट है। असुरक्षित है। अगर आपको एचटीटीपी की जगह एचटीटीपी एस मिल जाता है तो वो सुरक्षित पोर्ट रहता है, ठीक है। यह असुरक्षित पोर्ट है। ये एक बिना एन्क्रिप्शन का है और ये यहाँ पर सुरक्षित एन्क्रिप्शन का है। और ये कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करता है? ये 443 पोर्ट का इस्तेमाल करता है। एफटीपी की अगर मैं बात करूँ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये एक फाइल ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। और पॉप3 की अगर बात की जाए, पॉप3 ये ठीक है, इसका पोर्ट क्या रहेगा? इसका पोर्ट 110 है, 110 और ये ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है। एफटीपी का हमने देखा, इसका 21 है। आपको ये सारे सब कुछ चीज़ें ध्यान होना चाहिए। एचटीटीपीएस का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? जो अभी हमने देखा 443 है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, 443। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। डीएनएस का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? देखो, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का फुल फॉर्म है और ये मुख्य रूप से डीएनएस क्वेरी भेजने और प्राप्त करने के लिए यहाँ पर यूडीपी अर्थात यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। लेकिन बड़े डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये टीसीपी मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल करता है। इसलिए इसका सही विकल्प क्या होगा? 53। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। ठीक, यहाँ पर डीएनएस 53 पोर्ट का इस्तेमाल करता है और डीएचसीपी एक होता है डीएचसीपी, ये कितने पोर्ट का इस्तेमाल करता है? ये 67 और 68 पोर्ट का इस्तेमाल करता है। और पोर्ट नंबर 25 ये एसएमटीपी मेल के लिए इस्तेमाल होता है। डीएचसीपी प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है? डीएचसीपी प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है? हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डीएचसीपी है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो डीएचसीपी है इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए, डी से बनेगा डायनेमिक, एच से बनेगा होस्ट, सी से बनेगा कॉन्फ़िगरेशन और पी से बनेगा प्रोटोकॉल। इसका मुख्य कार्य है नेटवर्क से जुड़ने वाले डिवाइसेस जैसे कि आपका कंप्यूटर हुआ, ठीक है, आपका मोबाइल हुआ, ये सारी स्वचालित रूप से यहाँ आईपी एड्रेस असाइन करता है, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे जैसी जानकारी केंद्रीय रूप से प्रबंधित करता है, जिससे मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता हमें नहीं होती। इसके प्रमुख कार्य अगर मैं देखूं तो ये स्वचालित आईपी को असाइनमेंट करता है या डिवाइसों को आईपी एड्रेस प्रदान करने का काम करेगा, नेटवर्क मैनेजमेंट का काम करेगा, कॉन्फ्लिक्ट रोकेगा मतलब कि सुरक्षित करता है कि दोनों डिवाइस एक ही आईपी को साझा ना करें, ठीक है। और डायनेमिक लिस्ट बनाता है, जैसे कि आईपी एड्रेस की एक निश्चित समय मतलब कि लिस्ट टाइम के लिए ये प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, आईपी एड्रेस असाइन करना। डीएचसीपी सर्वर किस पोर्ट का उपयोग करते हैं? डीएचसीपी सर्वर किस पोर्ट का उपयोग करेंगे? तो याद रखिए ये पोर्ट 67 68 का अनुसरण करेंगे, ठीक है। ये ऑफर पैकेट के साथ प्रतिक्रिया करता है जिसमें वास्तविक मतलब कि प्रस्तावित आईपी एड्रेस पते शामिल होते हैं और जिससे स्रोत पोर्ट के रूप में 67 68 गंतव्य पोर्ट के रूप में, जैसे यहाँ पर स्रोत पोर्ट के अनुसार अगर आप देखोगे तो 67 का और गंतव्य पोर्ट के रूप में आप देखोगे तो 68 का उपयोग करता है।
आईसीएमपी का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? आईसीएमपी का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? देखिए आईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या है? आई से बनेगा इंटरनेट, इंटरनेट, सी से बनेगा कंट्रोल, एम से बनेगा मैसेज और पी से बनेगा प्रोटोकॉल। आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, मुख्य रूप से नेटवर्क उपकरण जैसे कि आप बात कर सकते हैं राउटर, इसके द्वारा त्रुटि संदेश मतलब कि एरर रिपोर्टिंग भेजने और नेटवर्क के निदान के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि एरर रिपोर्टिंग के लिए और डायग्नोस्टिक के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। देखो एरर रिपोर्टिंग का मतलब यदि कोई डेटा पैकेट अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है तो आईसीएमपी सेंडर को सूचित करता है कि भैया वहां तक डेटा नहीं गया है। और डायग्नोस्टिक क्या करता है? ये पिंग और ट्रेजर राउट जैसे टूल नेटवर्क कनेक्टिविटी की जांच करने के लिए इस्तेमाल होता है। फाइल ट्रांसफ़र इसके लिए एफटीपी और एसएफटीपी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लिखा है ईमेल सर्विस, ईमेल सर्विस के लिए आईमेल और एसएमटीपी का इस्तेमाल होता है। रिमोट एक्सेस इसके लिए एसएसएच और टेलनेट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। देखिए विद्यार्थियों ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये सीरीज़ और ये आपको सारे क्वेश्चंस याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का और लगभग 6 से 7 पुस्तकों का निचोड़ है। हमने यहाँ पर सरल फिर मीडियम और कठिन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके हमने ये सीरीज़ को बनाया है। ठीक है, अभी हम प्रशिक्षण अधिकारी के लिए मेन एग्ज़ाम के लिए फोकस कर रहे हैं जहाँ पर ये रामबाण साबित होगी। अभी मैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र वीडियो लाने के लिए उस पर कार्य कर रहा हूँ। वो लगभग 12 से 15 घंटे का वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको लगभग 10 दिन पहले मैं आपको वो वीडियो दे दूँगा। अगर आपने कितना भी पढ़ा, आपने अगर उस वीडियो को देख लिया मतलब कि यूँ समझिए 70% आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से कंप्यूटर विषय को कवर कर रहे हैं। और रही बात एमपीजीके, मैं आपको एमपीजीके का 4 घंटे का फिर एक वीडियो दे रहा हूँ। टोटल 8 घंटे एमपीजीके मैंने आपको वीडियो दे दिए जाएंगे इस एग्ज़ाम से पहले पहले। मैथ्स के लिए भी मैंने आपको वीडियो रेडी कर दिए हैं, आप उसको भी देख लो। रीजनिंग का 4 से 5 घंटे का वीडियो आपको दे दिया। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन उस 4 घंटे के वीडियो से सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग में समय नहीं देना है, गणित विषय में समय बिल्कुल नहीं देना है। 5 क्वेश्चन आएंगे, आराम से बन जाएंगे। उसके बाद विज्ञान की मैं सीरीज़ दे रहा हूँ, मैं 4 से 5 घंटे के क्वेश्चन रेडी करके ला रहा हूँ, जिसमें मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं रखूँगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लेंथ हम ज़्यादा रखेंगे। तो आप अपने कार्य के प्रति सजग रहो, ईमानदार रहो और जितनी भी कोशिश रहेगी मैं आपको अपनी तरफ से मदद ज़रूर करूँगा। ठीक है, आपको पढ़ाई करना है और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करना पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर सोसाइटी में अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। लोग साथ दे ना दे, यदि आप खुद का साथ 100% दोगे तो आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप मेरी बात को समझिए, ये एक प्रीशियस समय है और ये एक ऐसा समय है जहाँ पर हमको अपने करियर को, अपनी शादी, अपने माँ बाप और अपने खर्चे को देखकर आगे बढ़ना चाहिए और हमको थोड़ा सा मेहनत पर ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं? ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे नेटवर्किंग के अनुसार। अगर हम देखें तो इंटरनेट पर नेटवर्किंग के अनुसार ये ओएसआई मॉडल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और इसमें कितनी लेयर होती है? ओएसआई मॉडल में कुल 7 लेयर होती है। ठीक है, और ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा। देखो जो ओएसआई मॉडल है इसमें 7 लेयर होती है और क्रमशः कुछ इस प्रकार होती है। और सबसे लास्ट में 7वें नंबर पर आती है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर आती है। ठीक है, और ये डेटा को बाइनरी मतलब कि 0 और 1 फॉर्मेट में बदलना, ठीक है, उसका काम करते हैं और केबल्स का काम यहाँ पर होता है। उसके बाद आती है 6 नंबर पर डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। ये कौन सी लेयर है? ये लेयर नंबर 2 है, ये लेयर नंबर 1 है। ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर मतलब कि फिजिकल एड्रेस मतलब कि मैक का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तीसरे नंबर पर, जो कि नीचे से 5वें नंबर, ऊपर से 5वें नंबर पर और नीचे से तीसरे नंबर पर होती है, इसको हम बोलेंगे नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। ठीक है, और ये हम देखेंगे नीचे से तीसरे नंबर पे ये लेयर होती है और ऊपर से 5वें नंबर पर लेयर होती है। ये राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब कि आईपी पर काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे चौथे नंबर पर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। चौथे नंबर पर होगी ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ठीक है, और ये लेयर एंड टू एंड कनेक्शन बनाते हैं मतलब कि ये टीसीपी और आईपी पर
काम करती है और ये चौथी लेयर होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये नीचे से चौथी लेयर होती है। उसके बाद आती है सेशन लेयर। ठीक है, सेशन लेयर जो कि पांचवी लेयर होती है। सेशन लेयर होती है जो कि पांचवी लेयर होती है और ये क्या करती है, कनेक्शन बनाना और मैसेज करने का काम करती है। फिर आती है छठी लेयर नीचे से और उसको बोलेंगे हम प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर बोला जाता है जो कि डेटा फॉर्मेटिंग एन्क्रिप्शन का काम करती है। और सबसे लास्ट में सातवीं लेयर होती है जो कि हम नीचे से सातवीं बोलेंगे और ऊपर से अगर बोला जाए तो पहली लेयर होती है। ये यूज़र इंटरफेस प्रदान करती है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो आपको ये सारी लेयर याद होना, मैंने जो भी लेयर बताई है ना ये नीचे से ऊपर की ओर बताइए। पहली आएगी फिजिकल लेयर, ठीक है, उसके बाद आएगी डेटा लिंक लेयर, उसके बाद आएगी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और फिर आएगी इंक्रिप्शन लेयर। तो ये सातों लेयर आपको पता होना चाहिए और इनकी क्या क्या भूमिका है, इनके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसका आपको एक पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा OSI मॉडल पर भी वीडियो लाऊं, आप बस मेहनत करते चलिए। OSI मॉडल की सबसे निचली लेयर कौन सी होती है? देखिए मैंने अभी बताया कि OSI मॉडल की सातों लेयर के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। अब आपको बताना है कि OSI मॉडल की सबसे निचली लेयर कौन सी है, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे पहली लेयर कौन सी आएगी ये आपको बताना है, सबसे निचली लेयर। तो हमने यहाँ देखा था कि सबसे निचली लेयर होगी तो वो होगी फिजिकल लेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। याद रखिएगा OSI मॉडल की सबसे निचली लेयर मतलब कि नीचे से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे से अगर देखेंगे तो सबसे पहले आएगी सबसे निचली लेयर और वो है फिजिकल लेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि सबसे निचली लेयर अर्थात सबसे पहली लेयर आएगी फिजिकल लेयर। ठीक है, सबसे निचली लेयर होती है ये। उसके बाद नंबर 2 पर अगर आप देखोगे तो वो होगी डेटा लिंक लेयर। ठीक है, और तीसरी लेयर की अगर आप बात करोगे तो वो होगा आपका नेटवर्क लेयर। ठीक है, फिर यहाँ पर चौथी लेयर अगर आप देखोगे तो वो होगी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, पांचवी लेयर की अगर हम बात करेंगे तो पांचवी लेयर होगी सेशन लेयर और छठी लेयर के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो होगी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं लेयर के लिए अगर आप बात करते हो तो वो लेयर होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर के बारे में आपको ध्यान रखना है, हमने नीचे से ऊपर की ओर हायरार्की बनाई है। ठीक है, OSI मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर कौन सी होगी? अब ये आपको बताना है कि OSI मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर कौन सी होगी। देखो हमने OSI मॉडल के बारे में प्रश्न तो देख रहे हैं लेकिन हमने अभी ये नहीं देखा कि OSI मॉडल है इसमें OSI का फुल फॉर्म क्या है। देखो O का मतलब होता है ओपन, S का मतलब होता है सिस्टम और यहाँ पर I का मतलब होता है यहाँ पर इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, इस मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर मतलब कि सातवीं लेयर के बारे में पूछा है तो आपको बताना है सातवीं लेयर कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर हमको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी होना चाहिए क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और ये उपयोगकर्ता के सबसे करीबी होती है और सीधे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे कि आप बता सकते हैं जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं, ठीक है, या फिर ईमेल क्लाइंट होते हैं, इनको नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने का काम करता है OSI मॉडल। ठीक है, ये लेयर सेवाओं जैसे कि HTTP जो होते हैं, HTTP या फिर आप बोल सकते हैं FTP, आप बता सकते हैं SMTP। ठीक है, ये सभी एंड यूज़र के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और ये ऊपरी परत जो भी आप इसका आंसर दोगे ये ऊपरी परत, जबकि फिजिकल लेयर सबसे निचली परत होती है। तो आपको ये बताना है कि सबसे ऊपरी परत है तो क्या और सबसे निचली परत जो मैंने आपको बता दी फिजिकल लेयर होती है। डेटा लिंक लेयर का मुख्य कार्य क्या है? डेटा लिंक लेयर का मुख्य कार्य क्या है? एरर डिटेक्शन और फ्रेम डिलीवरी। डेटा लिंक लेयर का मुख्य कार्य है एरर डिटेक्शन और फ्रेम डिलीवरी। ठीक है, डेटा लिंक लेयर जो भी लिंक लेयर होती है ये लेयर OSI मॉडल की दूसरी परत होती है, लेयर 2 होती है, जो एक ही नेटवर्क पर स्थित दो नोड्स के बीच में सुरक्षित और त्रुटिहीन डेटा ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, ये जो फ्रेम डिलीवरी है ना, ये लेयर नेटवर्क लेयर से प्राप्त पैकेट जो होते हैं, छोटे छोटे पैकेट टुकड़ों को विभाजित करने का काम करती है, जिन्हें हम फ्रेम कहते हैं। ठीक है, इन फ्रेमों को भौतिक पते जैसे कि जो मैक एड्रेस होते हैं, जो भी मैक एड्रेस होंगे इनका उपयोग करके सही गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करेगा।
और यहाँ पर एरर डिटेक्शन जो लिखा है मतलब कि ट्रांसमिशन के दौरान होने वाले जो भी शोर होंगे या फिर जितने भी नॉइस होगी या फिर आप बोल सकते हैं इंटरफेरेंस होंगे, हस्तक्षेप होंगे, इनके कारण डेटा जो दूषित हो सकता है, डेटा लिंक लेयर यहाँ पर क्या करता है, चेकसम या सीआरसी, चेकसम या फिर आप बोल सकते हैं सीआरसी जैसी तकनीकों का उपयोग करके इन त्रुटियों का पता लगाता है और उन्हें ठीक करने का प्रयास करता है। ये होता है डेटा लिंक लेयर का काम। मैक एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? मैक एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? मैक एड्रेस का यहाँ पर आपको सबसे पहले फुल फॉर्म देखना है। देखो मैक से क्या बनता है, देखो मैक से बनेगा एम से मीडिया, मीडिया, फिर ए से बनेगा एक्सिस, ठीक, और फिर क्या बनेगा सी से कंट्रोल, मीडिया एक्सिस कंट्रोल एड्रेस। और इसकी लंबाई कुल कितनी है? 48 बिट्स है, 48 बिट्स। आपको याद रखना है मैक एड्रेस की कुल लंबाई 48 बिट्स है, ठीक है, ये आपको ध्यान होना है, जो कि यहाँ पर 6 बाइट्स के बराबर होगा, ठीक है, जो कि आपके 6 बाइट्स के बराबर होगा। बहुत सारे बच्चों को बीट और बाइट में अंतर ही नहीं पता है। आप सबसे पहले इसका अंतर स्पष्ट करें, क्योंकि कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि आपने गलत बताया, जबकि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। देखो यहाँ पर ये 12 हेक्साडेसिमल अंकों की एक स्ट्रिंग होती है जिसे अक्सर कोलन या डेज में विभाजित किया जाता है। अब कोलन मतलब कि इस तरह से, या फिर आप बोल सकते हैं डेज, इसके द्वारा विभाजित किया जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसका उपयोग कैसे होगा? ये नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको एक फुल फॉर्म बता दिया एनआईसी का। देखो नेटवर्क इंटरफेस जो कंट्रोल होता है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को दिया जाता है। ये एक विशिष्ट पहचानकर्ता होता है जो मुख्य रूप से स्थानीय नेटवर्क मतलब कि लेन में संचार करने के लिए उपयोगी होता है। पिंग कमांड किस प्रोटोकॉल पर आधारित है? पिंग कमांड किस प्रोटोकॉल पर आधारित है? देखिए पिंग कमांड है ना, आईसीएमपी पर आधारित है, आईसीएमपी पर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीएमपी का फुल फॉर्म है तो है क्या। आपको सबसे ज़्यादा कंप्यूटर विषय में फुल फॉर्म पर ही कमांड बनाना है। देखिए आई का मतलब होता है इंटरनेट, इंटरनेट, और सी का मतलब होता है कंट्रोल, इंटरनेट कंट्रोल, एम से मतलब होता है मैसेज, और फिर पी से मतलब होता है प्रोटोकॉल, ठीक है, मतलब कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल पर आधारित है। और ये नेटवर्क में कनेक्टिविटी की जांच करने के लिए इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई पैकेट भेजती है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के एक आईपी के एक आवश्यक घटक के रूप में काम करता है। हमारा सही उत्तर है आईसीएमपी। देखिए जो आईसीएमपी है ना, ये क्या करता है, पिंग कमांड का उपयोग करके ये पता लगाता है कि कोई होस्ट नेटवर्क पर सक्रिय है या नहीं, ठीक है। ये जो अन्य विकल्प है जैसे कि टीसीपी है, यूडीपी है, एआरपी है, ये देखो इनका फुल फॉर्म थोड़ा सा पता होना। जैसे टीसीपी का फुल फॉर्म होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी का फुल फॉर्म होगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, है ना। इनका उपयोग ट्रांसपोर्ट लेयर में मतलब कि लेयर 4 में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो पिंग नेटवर्क लेयर 3 पर आईसीएमपी का उपयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एआरपी का फुल फॉर्म क्या है। जो हमने नहीं देखा वो अगला क्वेश्चन आ गया। एआरपी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए एआरपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? एड्रेस रिजोल्यूशन कहाँ है? देखो एड्रेस यहाँ है, एड्रेस यहाँ भी है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, डेट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका काम क्या होगा? देखो ये जो एआरपी है, ये जो एआरपी है इसका उपयोग मुख्य रूप से एक ज्ञात मतलब कि जो भी नोन होता है आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इस एड्रेस को मतलब कि जो कि लॉजिकल एड्रेस होता है इसको उसके संबंधित मैक एड्रेस से मैप करने के लिए किया जाता है। मतलब कि फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस जो भी रहेगा, जो भी लॉजिकल एड्रेस रहेगा उसको फिजिकल एड्रेस से मैप करने के लिए उपयोग किया जाएगा। और ये कहाँ होता है? ये लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है एआरपी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसका क्या महत्व है? ये ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर, मतलब कौन सी लेयर? ये लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3, जो भी लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3 होगा उनके बीच में ये काम करता है एआरपी, ठीक है, जो IPv4 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। IPv4 वर्जन के लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एआरपी, जो कि लेयर 2 और लेयर 3 के बीच में काम करने का यहाँ पर काम करता है। राउटर किस लेयर पर काम करेगा भैया? राउटर किस लेयर पर काम करेगा? याद रखना ये जो राउटर होता है ये नेटवर्क पर काम करता है, नेटवर्क लेयर पर काम करेगा, ठीक है। और राउटर के बारे में आपको जानकारी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछले वीडियो देखे हैं।
ये जो राउटर है ये OSI मॉडल की लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर पर काम करता है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम ये है कि ये IP जो भी एड्रेस होता है इसका उपयोग करके ये नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट्स को सही पते पर भेजने का काम करता है, राउटिंग का काम करता है, ठीक है। और ये विभिन्न नेटवर्क्स को आपस में जोड़ के रखता है। स्विच किस लेयर पर काम करेगा? स्विच किस लेयर पर काम करेगा? देखो ये जो स्विच है ना, ये मुख्य रूप से जो भी हमारा OSI मॉडल है, एक बार फिर बताओ OSI का फुल फॉर्म क्या होगा? आप मन में सोचो। देखो जो भी हमारा OSI मॉडल होगा उस मॉडल की डेटा लिंक लेयर नंबर 2 पर काम करता है, लेयर 2 पर काम करता है स्विच, है ना। ये मैक एड्रेस का उपयोग करके डेटा फ्रेम्स को सही डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचाता है, जिससे कि हमारा जो भी नेटवर्क रहेगा वो एफिशिएंट बना रहे। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं नेटवर्क लेयर पर काम करेंगे, लेकिन ये सामान्य स्विच लेयर 2 डिवाइस पर ही होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आप कमेंट में लिखना OSI का फुल फॉर्म क्या है। अब मुझे ये बताइए कि यह हब है, ये किस लेयर पर काम करता है? हब किस लेयर पर काम करता है? देखिए जो हब है ना, ये फिजिकल लेयर पर काम करता है। फिजिकल लेयर मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। और ये कौन सी लेयर है? ये लेयर नंबर 1 है, इस पर काम करता है। ये OSI मॉडल की सबसे निचली लेयर होती है जो डेटा को बिट्स के रूप में प्राप्त करती है, ठीक है। और बिना किसी एड्रेसिंग के, मतलब कि बिना किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल के या फिर बिना किसी मैक के, है ना, ये इसके सभी कनेक्टर पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट करने का काम करती है। और यह रिपीटर की तरह भी काम करती है। हमारा उत्तर क्या होगा? फिजिकल लेयर। और आपको इस प्रकार से ही पढ़ाई करना है। हमारे कुछ क्वेश्चंस और है जो हम यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से नेटवर्क पर यहाँ पर कवर करेंगे। पिंग कमांड ICMP पर आधारित है। ICMP का फुल फॉर्म क्या देखा हमने? आई से बनेगा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ये पिंग कमांड नेटवर्क में कनेक्टिविटी की जांच करने के लिए विशेष रूप से ICMP इको रिक्वेस्ट पहुंचाता है और इको रिक्वेस्ट संदेशों का उपयोग करता है। ये सुनिश्चित करता है कि जो भी टारगेट डिवाइस है वो सक्रिय है या नहीं। यह नेटवर्क लेयर में काम करेगा और मुख्य रूप से त्रुटि रिपोर्टिंग के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। UDP में कौन सी विशेषता होती है? UDP में कौन सी विशेषता होती है? देखिए UDP में क्या, इसका फुल फॉर्म पहले देखिए। UDP का फुल फॉर्म होता है, U से बनेगा यूज़र और D से बनेगा डेटाग्राम और P से बनेगा प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और इसकी मुख्य विशेषता कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है, कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, कनेक्शन रहित संचार। और यह डेटा भेजने से पहले कनेक्शन स्थापित नहीं करता है, ठीक है, जिससे यह कम विलंबता मतलब कि लो लेटेंसी वाले कार्यों जैसे कि स्ट्रीमिंग या फिर गेमिंग के लिए बहुत तेज़ और कुशल होता है। ये आपको थोड़ा समझना है। और ये क्यों होता है? ये TCP की तरह कनेक्शन स्थापित नहीं करता, न ही पैकेट की डिलीवरी की गारंटी देता है। और यहाँ पर जो अन्य विकल्प है जैसे कि रिलायबल कनेक्शन, इंक्रिप्शन, इनेबल्ड राउटिंग सपोर्ट, ये सब मतलब कि रिलायबल मतलब विश्वसनीय और कनेक्शन ओरिएंटेड सेवा जैसे कि TCP की विशेषता ये है, ना कि UDP की है। TCP प्रोटोकॉल किस प्रकार का है? कनेक्शन लेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, स्टेटलेस है या ब्रॉडकास्ट है? देखो ये TCP है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इसका मुख्य कारण यह है कि यह डेटा भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच, जैसे आपने डेटा भेजा तो आपका ये सेंडर हुआ और ये रिसीवर हुआ, इसके बीच में क्या करता है? एक विश्वसनीय कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है। मतलब ये एक ऑफिशियल है TCP प्रोटोकॉल, आप ये मान सकते हैं। ये 3 वे हैंडशेक है। TCP कनेक्शन स्थापित करने के लिए आपको 3 वे हैंडशेक का इस्तेमाल करना होता है। जैसे ये बोल सकते हैं SYN, फिर SYN से आप यहाँ पर ACK और फिर आप ACK तक पहुँचोगे। ये एक प्रक्रिया होती है। मैं इसका अगले क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म बताऊँगा। रिलायबिलिटी होती है इसमें, ये यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही क्रम की और बिना किसी त्रुटि से पहुँच रहा है कि नहीं। यदि कोई डेटा पैकेट खो देता है तो ये TCP उसे दोबारा भेजता है।
ठीक है, इतना अच्छा मतलब कि ये सपोर्टिव है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब कि फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल और वेब ब्राउजिंग जैसे कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है, जहाँ डेटा की शुद्धता महत्वपूर्ण होती है। टीसीपी में 3 वे हैंडशेक में कौन से स्टेप होते हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताया टीसीपी में 3 वे हैंडशेक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया SYN, फिर SYN से ACK। अभी मैंने आपको बताया SYN से ACK और फिर ACK तक पहुंचता है। टीसीपी कनेक्शन स्थापित करने के लिए 3 वे हैंडशेक का इस्तेमाल करती है। ठीक है, और ये यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही क्रम में इस प्रकार से जा रहा है या नहीं। अगर कोई त्रुटि हो रही है तो वो टीसीपी उसे दोबारा डेटा को पहुंचाता है, और यह फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल और वेब ब्राउजिंग जैसे कार्यों के लिए होता है। यहाँ पर देखो SYN का मतलब क्या होता है? SYN मतलब कि सिंक्रोनाइज। ये क्लाइंट सर्वर को एक SYN पैकेट भेजता है ताकि बातचीत शुरू की जा सके और अनुक्रम मतलब सीक्वेंस नंबर सिंक हो सके। ठीक है, अब उसके बाद ये जो SYN है, ACK है, ठीक है, ये क्या करता है? सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट मतलब सर्वर क्लाइंट के अनुरोध को स्वीकार करता है, ACK और अपना स्वयं का एक सिंक पैकेट SYN भेजता है। फिर होता है ACK, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मतलब क्लाइंट सर्वर के SYN ACK को स्वीकार करता है, और ये जो ACK है कनेक्शन को स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब SYN का मतलब क्या हुआ? ये होता है सिंक्रोनाइज, और उसके बाद होता है सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट, और उसके बाद ACK मतलब कि एक्नॉलेजमेंट। तो ये छोटी सी एक प्रक्रिया होती है। राउटर किस लेयर पर काम करता है? राउटर किस लेयर पर काम करता है? देखो, ये राउटर है ना, नेटवर्क पर काम करता है, इसलिए आप बोलोगे नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ये ना तो फिजिकल लेयर में आपको दिखेगा, ना डेटा लिंक लेयर पर दिखेगा, ना आपको कि ट्रांसफ़र लेयर पर दिखेगा आपको। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये लेयर डेटा पैकेट को उनके गंतव्य डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट पाथ चुना गया है, जो कि नेटवर्क लेयर है। आईपी एड्रेस, यहाँ पर राउटर डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज़ करता है, आईपी एड्रेस का यूज़ करता है। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन ये अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। स्विच किस लेयर पर काम करेगा? स्विच किस लेयर पर काम करेगा? याद रखना, स्विच है ना डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, क्योंकि सारे डेटा को ये पैकेट के रूप में भेजने का काम करता है। मतलब कि ये एक स्थानीय नेटवर्क, जैसे आप छोटा सा नेटवर्क लेन, लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर उपकरणों को जोड़ने के लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है, मैक एड्रेस का। ठीक है, मैक एड्रेस का उपयोग करता है, जिससे डेटा को सीधे ही गंतव्य तक पहुंचाने मतलब कि फॉरवर्ड किया जा सके, जो हब की तुलना में कई ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर अधिकांश कौन सी लेयर में दिखेगा? आपको लेयर 2 में ही दिखेगा, और अधिकांश ट्रेडिशनल स्विच मैक के आधार पर फ्रेम फॉरवर्ड होते हैं। कुछ उन्नत स्विच होते हैं जैसे कि लेयर 3 स्विच होते हैं, ये नेटवर्क लेयर पर भी काम करते हैं, लेकिन सामान्य स्विच जो होते हैं वो डेटा लिंक लेयर पर ही काम करते हैं। हब किस लेयर पर कार्य करता है? हब किस लेयर पर काम करेगा? देखिए, हब जो है ये मुख्य रूप से फिजिकल लेयर पर काम करता है, फिजिकल लेयर। अभी कौन सी लेयर है? लेयर फर्स्ट है। ठीक है, इस पर काम करेगा, लेयर 1 पे काम करेगा, और ये एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो डेटा पैकेटों की जांच या रूटिंग किए बिना एक सपोर्ट पर प्राप्त विद्युत संकेतों को सभी कनेक्टेड डिवाइसों का प्रसारण करना होता है। फिजिकल लेयर पर काम करेगा, ये आपको ध्यान होना, क्योंकि हब इंटेलिजेंट नहीं होते, वे मैक एड्रेस को नहीं पहचानते, वे केवल सिग्नल को रीजनरेट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग करेगा? ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग करेगा तो वो है राउटर भैया। ठीक है, यहाँ पर राउटर का ही इस्तेमाल होगा। राउटर ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग या विभाजित करने का कार्य करते हैं, और वे लेयर 3। अब लेयर 3 कौन सी है? लेयर 3 है नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को विभिन्न सबनेट, जो भी सबनेट होते हैं, सबनेट या फिर आप बोल सकते हैं वीलैन, ठीक है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में जाने से रोकते हैं, जिससे नेटवर्क प्रदर्शन में काफ़ी सुधार होता है। और ये आप बोल सकते हैं जो ये स्विच आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2, ये केवल लॉजिकल डोमेन को अलग करते हैं लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन को नहीं। और ये जो हब है और रिपीटर है, ये ब्रॉडकास्ट और लॉजिकल दोनों डोमेन को अलग ही नहीं करते। अतः ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग करने के लिए आपको राउटर का ही इस्तेमाल करना होगा, उपयोगी सिद्ध होगा।
वी लेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? वी लेन का उपयोग किस लिए किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि वी लेन बोले तो क्या। वी लेन का मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, और इसका मुख्य उपयोग है नेटवर्क को लॉजिकली छोटे, सुरक्षित और अधिक प्रबंधीय भागों जैसे सेगमेंट्स में ब्रॉडकास्ट डोमेन में विभाजित करने के लिए उपयोग होगा। और ये एक भौतिक स्विच पर विभिन्न विभागों और सुरक्षा स्तरों के लिए अलग अलग नेटवर्क बनाता है, जिससे कि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कम हो जाएगा और सेफ्टी बढ़ेगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। नेटवर्क को लॉजिकल सेगमेंट में बांटने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, लॉजिकल सेगमेंट मतलब कि यहाँ पर जो वी लेन है इसका उपयोग करके आप एक ही फिजिकल स्विच पर मौजूद पोर्ट्स को अलग अलग नेटवर्क में आप बांट सकते हैं। देखिए, हमने जो इंटरनेट और नेटवर्क दो टॉपिक हमने बनाए हैं, दो वीडियो बनाए हैं। अगर इसको देखा जाए तो लगभग सेम ही एक ही टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी हमने इसको बांटने की थोड़ी सी कोशिश करी है। कुछ क्वेश्चंस और शेष हैं। एक कंपनी में 50 कंप्यूटर है और सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए स्विच लगाया गया है। यदि स्विच फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। यह कौन सी टोपोलॉजी का उदाहरण होगा? देखिए, ये स्टार टोपोलॉजी का उदाहरण होगा। स्टार, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। इस व्यवस्था में क्या होता है, जो सभी कंप्यूटर 50 कंप्यूटर हैं उसको 50 कंप्यूटर एक केंद्रीय उपकरण जैसे कि जो स्विच लगता है, जो स्विच लगता है या फिर आप बोल सकते हैं हब का इस्तेमाल करते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं। यदि मुख्य स्विच या हब फेल हो जाए तो सभी कंप्यूटर आपस में और नेटवर्क से कनेक्शन तोड़ देंगे, जिससे पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में स्विच केंद्रीय भूमिका निभाता है। ठीक है, और यह एक आधुनिक नेटवर्क के लिए सबसे आम टोपोलॉजी है, जो कि आसान मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन केंद्रीय उपकरण में फेल हो जाने से सबसे ज़्यादा हानि होती है नेटवर्क डाउन होने की। एक नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन में जुड़ा है, जिससे रिलायबिलिटी बहुत अधिक है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यह कौन सी टोपोलॉजी होगी? देखो, ये मेश टोपोलॉजी होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है, मेश टोपोलॉजी होगी। देखिए, मेश टोपोलॉजी कुछ इस प्रकार होती है, जैसे आपके ये कंप्यूटर सब जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कंप्यूटर जोड़े हैं तो ये सब एक दूसरे से इस प्रकार ऐसे कनेक्ट रहते हैं, या आपने ऐसा कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे कनेक्ट हो गए, ये ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए। ठीक है, ये ऐसे कनेक्शन हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है, मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर या नोड नेटवर्क में मौजूद अन्य सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं। यह उच्च विश्वसनीयता प्रदान करते हैं, क्योंकि यदि एक लिंक अगर खराब हो गई, ये लिंक खराब हो गई समझो, ये लिंक अगर खराब हो गई तो सभी डेटा के आवागमन के लिए अन्य मार्ग भी उपलब्ध है। ऐसे डेटा चले जाएगा, ऐसे डेटा चले जाएगा, या ऐसे डेटा चले जाएगा, ऐसे यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। और नुकसान क्या है इसमें, ये बहुत अधिक केबलिंग के कारण बहुत महंगी और स्थापित करने में जटिल होती है। देखो कितनी सारी केबल्स यहाँ पर बिछी हुई है। इस प्रकार से ये मेश टोपोलॉजी में ये चीज़ें सिद्ध होती है। किसी लेन नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के दौरान कोलिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में हब की जगह कौन सा डिवाइस लगाना सबसे सही रहेगा? देखिए, लेन नेटवर्क में कोलिजन मतलब कि डेटा टकराव का काम कम करने के लिए हब की जगह हमें स्विच का इस्तेमाल करना चाहिए, स्विच का। ठीक है, विकल्प 2 हमारा सही है। ये स्विच लगाना सबसे ज़्यादा सही होगा, क्योंकि स्विच एक स्मार्ट डिवाइस होता है जो कि मैक एड्रेस के साथ, किसके साथ, मैक एड्रेस के साथ उपयोग करके ज़्यादा अच्छा सिद्ध होता है। ये क्या करता है, मैक एड्रेस का उपयोग करके डेटा को सीधे ही अपने गंतव्य डिवाइस तक पहुंचाता है, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे कि कोलिजन डोमेन अलग हो जाते हैं और नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार होता है। देखो, कोलिजन का अंत कैसे होगा? देखो, हब सभी डिवाइस को डेटा भेजता है, जिससे कोलिजन तो हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत अगर यहाँ पर स्विच का इस्तेमाल करेंगे तो माइक्रो सेगमेंटेशन का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि हर पोर्ट का अपना अलग अलग कोलिजन डोमेन होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन कम होने लगता है नॉइज़ के लिए, कोलिजन के लिए। यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन होता है। ये ट्रैफिक को प्रबंधित मतलब कंट्रोल मैनेजमेंट का काम कर लेगा थोड़ा सा, और नेटवर्क की कुल ब्रेनविड्थ को बढ़ा देगा। अन्य विकल्प क्यों गलत है? मॉडेम, ये तो सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में बदलता है, जो कि लेन कोलिजन का समाधान नहीं है। यहाँ पर ये जो राउटर है ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग करता है, लेकिन स्विच की तुलना में लेन के भीतर कोलिजन को कम करने के लिए महंगा और अनावश्यक सिद्ध हुआ है। रिपीटर,
ये सिग्नल को बढ़ाता है, कोलिजन को नहीं रोकता। एक ऑफिस में दो अलग अलग लेन नेटवर्क है जिन्हें आपस में जोड़कर कम्युनिकेशन करवाना है, तो बताइए सबसे उपयुक्त डिवाइस कौन सी होगी। देखिए, यदि एक ऑफिस है जिसमें दो अलग अलग लेन नेटवर्क जुड़े हैं, तो आप यहाँ पर सबसे उपयुक्त डिवाइस किसे सिद्ध करोगे, किसे आप मानोगे। देखिए, यहाँ पर राउटर का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे अच्छा उपयुक्त डिवाइस यहाँ पर राउटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला कुछ इस प्रकार गया है। इसकी कंडीशन समझो। कोई ऑफिस है, इसमें दो अलग अलग लेन है। जैसे कि एक ऑफिस है, ठीक है, इसमें अलग अलग लेन है। जैसे कि यहाँ पर एक मेन कंप्यूटर, एक लेन ये जा रहा है, एक लेन ये जा रहा है। इससे कई सारे कंप्यूटर ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये नेटवर्क को कवर कर रहा है। तो जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन करवाना है, तो सबसे उपयुक्त डिवाइस कौन सा होगा। अगर आपको यहाँ पर इनको सबको कम्युनिकेट करवाना है ऐसे, तो सबसे उपयुक्त डिवाइस यहाँ पर राउटर होगा, ठीक है। आपस में जोड़ने, कम्युनिकेशन करवाने के लिए राउटर का इस्तेमाल करेंगे। राउटर अलग अलग नेटवर्क, विभिन्न आईपी एड्रेस को जोड़ने के लिए, ट्रैफिक मैनेज करने और डेटा को सही रास्ते पर भेजने के लिए सबसे अच्छा डिवाइस चुना गया है। विभिन्न नेटवर्कों को ये जोड़ देगा। और जो स्विच और हब है, ये क्या करते हैं, एक ही नेटवर्क में अंदर के अंदर डिवाइसों को जोड़ते हैं, ना कि दोनों अलग अलग नेटवर्क को जोड़ेंगे। ये डिवाइसों को जोड़ते हैं एक नेटवर्क में, और यहाँ तो अलग अलग नेटवर्क है, इसके लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। और रिपीटर क्या है, ये केवल सिग्नल को क्या करता है, रीजनरेट करता है। ये दोनों नेटवर्क को जोड़ता नहीं है। दूसरे नेटवर्क तक पहुँचाने के लिए पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक आईपी के माध्यम से राउटर जोड़ेगा ही जोड़ेगा। यदि किसी यूज़र ने ब्राउज़र में www.google.com टाइप किया, तो सबसे पहले कौन सी सर्विस उस डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करेगी, और वो करेगी डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। मतलब कि मानवीय पठनीय डोमेन नामों को मशीन पठनीय आईपी पतों में परिवर्तित करने का काम हमारा डोमेन भैया करेगा, डोमेन नेम सिस्टम करेगा, ठीक है। जब आप एड्रेस बार में एड्रेस टाइप करते हैं, तो ब्राउज़र सबसे पहले इन जानकारी के लिए डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, इससे पूछताछ करेगा और ये आपको अप्रूव करके देगा, तभी आप आगे काम कर पाओगे। अन्य जो विकल्प है डीएचसीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, ये अलग अलग कार्यों, मतलब कि आईपी असाइनमेंट, फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल के लिए उपयोग होते हैं। एक सिस्टम को नेटवर्क से जोड़ते ही उसे ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाता है, तो यह सुविधा किस प्रोटोकॉल के कारण संभव है। देखिए, एक सिस्टम को नेटवर्क से जोड़ते ही उसे ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिलने की सुविधा प्रदान हो जाती है, तो वो है डीएचसीपी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है, मतलब कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसके कारण ही संभव है। और ये एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है। आप सभी जानते हैं कि एक प्रकार से नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो डिवाइसों को नेटवर्क से जोड़ते ही आईपी पता, सबनेट मास्क और अन्य सेटिंग स्वचालित रूप से प्रदान करता है। डीएचसीपी का फुल फॉर्म पता है आपको, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ये नेटवर्क पर डिवाइसों की गतिशील रूप से आईपी का आवंटन करना है। डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, ये डोमेन नामों को आईपी में प्रतिस्थापित करता है। टीसीपी क्या है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिट करने का काम करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में संचार के लिए उपयोगी सहायक है। एक यूज़र का आईपी एड्रेस बार बार बदल रहा है, जबकि मैक एड्रेस हमेशा सेम रहता है, तो यह स्टेटमेंट किस कॉन्सेप्ट को सही साबित करेगा। यह स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी को सही साबित करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, मतलब कि मैक एड्रेस ये फिजिकल एड्रेस की तरह होगा और आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस की तरह होगा। मैक एड्रेस हार्डवेयर में स्थायी रूप से फिक्स होता है, जबकि आईपी एड्रेस नेटवर्क से कनेक्ट होने के कारण डीएचसीपी द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ लॉजिकली कनेक्ट रहता है। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस पर स्थायी पता है और आईपी एड्रेस या नेटवर्क के अनुसार बदलता रहता है, लॉजिकल रूप से बदलता रहता है। एक नेटवर्क इंजीनियर को ऐसी टोपोलॉजी चुननी है जिसमें बैकबोन केबल टूटने पर ही पूरा नेटवर्क डाउन हो जाए। यह कौन सी टोपोलॉजी है। ये टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी है। अगर एक वायर टूटा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है।
देखो एक ही केबल पर सब निर्भर टूटने पर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। और स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी में जो ये केंद्र में रहता है, ठीक है, केंद्रीय डिवाइस जैसे कि स्विच हब खराब होने पर ही नेटवर्क यहाँ खराब होने की संभावना है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें नोड्स खराब होने पर नेटवर्क पर प्रभाव पड़ेगा, न कि केवल केबल टूटने पर। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, सबसे अधिक विश्वसनीय और एक केबल टूटने पर भी दूसरा रास्ता होता है, ये हो मेश टोपोलॉजी। अच्छी है लेकिन थोड़ी कॉस्टली है। एक यूजर सिक्योर वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, ब्राउज़र में लॉक सिंबल दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ब्राउज़र में लॉक सिंबल का मुख्य कारण SSL और TLS इंक्रिप्शन इनेबल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, क्योंकि यह अपने को यह प्रदर्शित करता है कि वेबसाइट HTTPS का उपयोग कर रही है, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर का इस्तेमाल कर रही है, और उपयोग करता है कि ब्राउज़र तथा वेब सर्वर के बीच में संचार के लिए संचार इंक्रिप्टेड होता है, और यह सुरक्षा यह सुनिश्चित करता है कि डेटा गोपनीय रूप से रहेगा और उसे कोई भी बीच में ना पढ़ पाएगा। ठीक है, यह सिंबल साइट की वैधता और सुरक्षित कनेक्शन के लिए दर्शाता है। ये जो अन्य विकल्प है HTTP पर, वेबसाइट फास्ट, ये सब गलत है। ईमेल भेजते समय आउटगोइंग मेल सर्वर द्वारा जो प्रोटोकॉल उपयोग हो रहा है वो कौन सा है? देखो, भेजने के लिए SMTP का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान होना, और मेल रिसीव करने के लिए यहाँ पर POP3 का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कई बार समझा दिया है। एक यूज़र अपने मोबाइल में ईमेल पढ़ रहा है और ईमेल सर्वर पर ही स्टोर रहती है, डाउनलोड नहीं होती, तो यह कौन सा प्रोटोकॉल दर्शाती है? देखिए, ये IMAP प्रोटोकॉल को दर्शाती है। ठीक है, जब उपयोगकर्ता IMAP का उपयोग करके ईमेल पढ़ते हैं तो वह इसे सर्वर से पढ़ते हैं। वे ईमेल को अपने स्थानीय उपकरणों पर डाउनलोड या स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, और आप सभी जानते हैं ये ईमेल भेजने के लिए SMTP का इस्तेमाल करते हैं, और ईमेल रिसीव करने के लिए POP3 का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का इस्तेमाल किया जाता है। POP3 प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या माना जाता है? देखो, जो POP3 प्रोटोकॉल है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मतलब कि कमी यह है कि यह मेल सर्वर पर स्टोर नहीं रखता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। ये मेल सर्वर पर स्टोर नहीं रखता, डाउनलोड करके लोकल में ही रखता है। ये मेल सर्वर को सबसे सीधे आपके डिवाइस मतलब कंप्यूटर या आप जो भी फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डाउनलोड करता है, और आमतौर पर उन्हें सर्वर से हटा देता है, जिससे एक से अधिक डिवाइसेस पर मेल सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते। देखो, ये मल्टी डिवाइस की समस्या है। ठीक है, ये मल्टी डिवाइस की समस्या है, मतलब एक बार एक डिवाइस पर डाउनलोड होने के बाद आप उन्हें दूसरी डिवाइस में डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये डेटा लॉस की समस्या यहाँ खतरा बना रहता है, और सीमित सिंक्रोनाइजेशन होता है। देखिए, किसी नेटवर्क में डेटा पैकेट को सही डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए IP एड्रेस की आवश्यकता है। यह किस लेयर पर काम करेगा? याद रखिए, ये नेटवर्क लेयर पर काम करेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है, क्योंकि जो OSI मॉडल है, OSI मॉडल, इसका फुल फॉर्म पता है आपको? इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम्स आप करोगे, इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस मॉडल में नेटवर्क लेयर तीसरी लेयर है। ठीक है, डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए ये जिम्मेदार होती है, और इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि लॉजिकल एड्रेसिंग होता है। ठीक, दूसरा आप बोल सकते हैं राउटिंग, और तीसरा इनक्रिप्शन सॉल्यूशन होता है। इसके इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग होता है, राउटिंग का कार्य होता है। लॉजिकल एड्रेसिंग बोले तो कैसे, ये लेयर IP एड्रेस जैसे कि IPv4 जो है, ये IPv6 है, इसका उपयोग करके नेटवर्क का उपकरणों की पहचान करता है। और राउटिंग जैसे नेटवर्क लेयर डेटा पैकेट के लिए सबसे छोटा और सही रास्ता चुनने का काम है, ताकि डेटा सही अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सके। डेटा लिंक लेयर में कंप्यूटर की पहचान किस एड्रेस से होगी? डेटा लिंक लेयर में कंप्यूटर की पहचान किस लेयर से होगी? तो वो होगी मैक एड्रेस के माध्यम से। डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस के माध्यम से यहाँ पर कंप्यूटर की पहचान होती है, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर 2 का उपयोग किया जाता है यहाँ पे। और मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के तहत ये एक 48 बिट, कितने, 48 बिट का हार्डवेयर पता होता है, जो नेटवर्क इंटरफेस मतलब कि
NIC को दिया जाता है और स्थानीय नेटवर्क लेन में डिवाइसों की पहचान की जाती है। इसका कार्य है डेटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस की मदद से डिवाइस को स्थानीय रूप से पहचानना। एक यूज़र का ब्राउज़र बार बार लॉगिन डिटेल ऑटोमेटिकली फिल कर रहा है, तो यह कौन सी टेक्निक का कारण होगा? याद रखना, ये कुकीज़ का कारण होगा। कुकीज़ क्योंकि ये डेटा सेव कर लेती है जो बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये छोटे छोटे टेक्स्ट फाइलें होती है जो कि वेबसाइट द्वारा आपके ब्राउज़र में स्टोर की जाती है। इसका उपयोग लॉगिन विवरण, उपयोगकर्ता प्राथमिकता जैसे प्रेफरेंस या सेशंस को याद रखने के लिए किया जाता है, जिससे आप बार बार लॉगिन किए बिना साइट का उपयोग कर सकते हैं। ये जो कैश है ना, ये कैश ये वेबसाइट को इमेज या पेंट कंटेंट को स्टोर करने का काम करती है, ना कि लॉगिन पासवर्ड याद रखने का। ये जो DNS है, डोमेन नेम सिस्टम, ये DNS को IP एड्रेस में बदलने का काम करता है। जो नाम होता है ना, डोमेन नेम जो होता है उसको IP एड्रेस में बदलने का काम करता है। और FTP क्या है? यह फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। एक यूज़र ने वेबसाइट ओपन की और दूसरी बार वही वेबसाइट बहुत फास्ट ओपन हो गई। एक यूज़र ने वेबसाइट ओपन की और दूसरी बार वही वेबसाइट बहुत फास्ट ओपन हो गई। इसका मुख्य कारण क्या है? ये आपको बताना है। यदि DNS सर्वर काम नहीं करे तो यूज़र का क्या प्रॉब्लम फेस होगा? यदि DNS सर्वर काम ना करे तो यूज़र क्या प्रॉब्लम फेस करेगा? देखिए, DNS सर्वर्स काम ना करे तो सबसे मेन समस्या होगी डोमेन नाम रिजॉल्व नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। इसका मतलब यह है कि आप जो वेबसाइट रहेगी, माना कि www.google.com जो रहेगा, ठीक है, जैसे कि नाम टाइप करेंगे लेकिन कंप्यूटर उसे संबंधित IP पते नहीं बदल पाएगा। ठीक है, IP पते नहीं बदल पाएगा, जिससे वेबसाइट नहीं खुलेगी। ठीक है, डोमेन नेम रिजॉल्व नहीं होगा। DNS को इंटरनेट की फ़ोन बुक कहा जाता है। ठीक है, DNS को इंटरनेट की फ़ोन बुक कहा जाता है, जैसे IP में बदलना होता है। जब यह काम नहीं करेगा तो ब्राउज़र वेबसाइट को कैसे ढूंढ पाएगा? और ऐसे हालात में क्या होगा, आप कंप्यूटर से जुड़े हो सकते हैं लेकिन DNS सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग की त्रुटि के साथ वेबसाइटें लोड नहीं होगी। यदि DHCP सर्वर बंद हो जाए तो नेटवर्क में नया सिस्टम कनेक्ट होने पर क्या होगा? यदि DHCP सर्वर बंद हो जाए तो नेटवर्क में नया सिस्टम कनेक्ट होने पर उसे स्वचालित IP मतलब ऑटोमेटिक IP नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि DHCP मेन रूप से उसका कार्य डिवाइसों को IP असाइन करना होता है। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम को IP एड्रेस नहीं मिलेगा और वह स्थानीय नेटवर्क को या इंटरनेट से सही ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और परिणाम स्वरूप जब सिस्टम को IP नहीं मिलेगा तो वह APIPA जैसे ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग के तहत श्रृंखला का एक IP एड्रेस ले लेगा, जो केवल स्थानीय संचार की अनुमति देगा, ना कि इंटरनेट की देगा। इस प्रकार हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको समझना है। इसके बाद ही आप लगभग सारे MCQs को फ्री माइंड से सोल्व कर पाओगे, किसी प्रकार का ज़्यादा डाउट नहीं रहेगा। यदि किसी सर्वर पर फाइल भेजना मतलब कंप्यूटर से सर्वर पे जाना, यह किस प्रोसेस को कहा जाएगा? ये अपलोडिंग कहा जाता है। सर्वर पर भेजना अपलोडिंग होता है और सर्वर से अपने को पास में लेना मतलब अपने पास सुरक्षित सेव करना, उसको डाउनलोडिंग कहा जाएगा। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र के दौरान यदि आप फाइल ट्रांसफ़र सर्विस यूज़ करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक रिलेवेंट होगा? और ये आपको आना चाहिए। इन चारों के आपको मैंने यूज़ करना बताए हैं अच्छे तरीके से। FTP का इस्तेमाल होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और DNS का फुल फॉर्म होगा डोमेन नेम सिस्टम। FTP का फुल फॉर्म होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DNS का मुख्य कार्य क्या है? ये DNS क्या करता है? अपने एड्रेस को IP एड्रेस में बदलने का कार्य करता है। डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का काम करेगा। और SMTP का इस्तेमाल कहाँ होगा? मेल में, वो भी सेंड करने में। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए। और POP3 मतलब कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये मेल को रिसीव करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। आप जो भी पढ़े आप उसको पूरा पढ़े, सारे डाउट से क्लियर करें, तभी जाके आप थोड़े से महान बन सकते हैं अन्य विद्यार्थियों से। तब जाकर हम लगभग 75 प्लस नंबर ला सकते हैं।
मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। यदि आपके रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे तो मैं अब 2-4 वीडियो बनाने के बाद यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारी पेड क्लासेस भी चलती है, वहाँ पर हमें समय देना होता है। यहाँ पर आपका यहाँ पर इंटरेस्ट दिख ही नहीं रहा, तो मैं आपको कैसे यहाँ पर सहायता करूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।